हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अब इस चैप्टर में अपने लास्ट लेक्चर में काफी सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे, काफी सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था। फ्लो चार्ट में मेंशन जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन नीड ऑफ काइनेटिक्स हमने पढ़ लिया था। इसके बाद एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट डिस्कस कर लिया था। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हमने कंप्लीट कर ली। फिर हमने हाफ लाइफ के बारे में बात कर ली थी, रिएक्शन की हाफ लाइफ। अब वो टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, डिस्कस हमने कर लिया था। ठीक, उसके बाद ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की कैसे फाइंड करेंगे, क्या होती है, इसको भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, फिर एक टॉपिक हमारा बच जाता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट, यानी कि रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ और टॉपिक जैसे कि कोलिजन थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे, आर्नियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इनके बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। तो आगे इनको कंटिन्यू करते हैं, फिर इनको कंप्लीट करके हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट को डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में हमने बात की थी। कोलिजन थ्योरी है क्या? ये बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोलाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो कोलिजन इफेक्टिव होगी तभी प्रोडक्ट बनेगा, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, फिर हमने इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो फैक्टर डिस्कस किए थे, एक है एनर्जी फैक्टर और एक था ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, तो एनर्जी फैक्टर भी हमने देख लिया था। यहाँ पर हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो एनर्जी डायग्राम को डिस्कस किया था। एक बार आप देख लो, ये डिस्कस किया था हमने एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए फिर ये ग्राफ इस तरीके से डिस्कस हमने कर लिया था। फिर हमने यहाँ पर एनर्जी फैक्टर के बाद जो दूसरा फैक्टर है वो था हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर। फिर हमने ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में बात की थी कि ये ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है, और तभी कोलिजन होगा जब ओरिएंटेशन कैसा होगा, प्रॉपर होगा। ठीक है, तो हमने प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी। फिर हमने ये भी इसमें पढ़ लिया था कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि बच्चों देखो दो फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर और दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। तो एनर्जी और ओरिएंटेशन दोनों प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नहीं होगा तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। इसी वजह से अब ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि 3 से ज्यादा इफेक्टिव जो है ज्यादा यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। ठीक है, इस वजह से ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी 3 तक की होती है। बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि 3 से ज्यादा होगी, ठीक है, वरना नहीं होती है। ठीक, चलिए फिर हमने आरएनएस इक्वेशन के बारे में बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आरएनएस इक्वेशन K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, जहां पर K क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, A क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या हम कहें आरएनएस कांस्टेंट। ठीक है, E तो मैथमेटिकल क्वांटिटी है, EA क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और R क्या है गैस कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, चलिए फिर हमने आर्नियस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था। तो अकॉर्डिंग टू आर्नियस इक्वेशन अ रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस when a molecule of a substance collide with the molecule of another to form unstable intermediate. This intermediate exists for a very short time and then break up to form two molecules of the product. The energy required to form this intermediate is known as activation energy. तो इस पूरे का मतलब यही है कि मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलाइड करता है अनादर मॉलिक्यूल के साथ। मॉलिक्यूल यानी कि रिएक्शन की बात करें, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ और क्या बनाएंगे, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट को
जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्रेक अप करके क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इस इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट को चाहिए होगी ना एनर्जी, क्या एनर्जी है वो, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। चलो, बाकी थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन क्या है ये हमने बात कर ली थी, आगे डिस्कस करते हैं इसको ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफ K2 एंड K1 आर रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 एंड T1, तो K2 और K1 रेट कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर T2 और T1 में, तो उसके लिए हमारी इक्वेशन बनेगी log K2 by K1 is equals to EA, that is activation energy, upon 2.303 गैस कांस्टेंट T2 माइनस T1 T1 इंटू T2, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको नोट कर लेना है। अगला, यहाँ पर EA क्या है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। EA कांस्टेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। EA बच्चों टेम्परेचर पर, वॉल्यूम पर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट गेट्स अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। लेकिन केवल और केवल किसके द्वारा अफेक्ट होता है, ये कैटलिस्ट से, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाता है तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। उसका पाथ भी चेंज करता है। पाथ चेंज करने से क्या मैकेनिज्म चेंज होगी, हाँ बिल्कुल मैकेनिज्म चेंज होगी, ठीक है। इसको हम आगे कैटलिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बस फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि EA जो है केवल और केवल कैटलिस्ट से इफेक्ट होता है। कैटलिस्ट भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। तो रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। चलिए, तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हमने कहा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, the fraction of molecules that have kinetic energy more than the activation energy of the reaction increases। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, वो क्या हो जाता है, वो क्या करता है, द रिएक्शन इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर द टोटल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, तो इसकी जो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, इसी वजह से रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है कि जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जब वो इंक्रीज हो जाएंगे तो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। टोटल एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज कौन से मॉलिक्यूल्स हुए हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो टोटल अगर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इसी वजह से रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लियर, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो ये हम समझ गए हैं, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज पर रिएक्शन का जो रेट है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, डबल और ट्रिपल हो जाता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस बोल लो, केल्विन बोल, जो भी, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज पर, 10 डिग्री सेल्सियस मान लेते चलो, ठीक है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज पर रेट जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही, देखो ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम कह रहे हैं कि रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो टेम्परेचर बढ़ने पर
नंबर और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पर नंबर, या हम कहें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ, या सीधा इसको लिख लेते हैं, सिंपली इसको लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature the fraction of molecule, the fraction of molecule having energy greater than or equal to activation energy also increases। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, which in result, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे as a result of which number of collisions also increases। ठीक है, thus the rate of reaction increases with increasing the temperature। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे। अब जितने ज्यादा कोलिजन, रिएक्शन का रेट भी तो बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट कोलिजन से ही तो बढ़ेगा, कोलिजन जितने होंगे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। जितने कोलिजन होंगे तो कोलिजन होकर के क्या बनाएगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, देखो, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी है ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी से मतलब क्या है, एनर्जी से मतलब है काइनेटिक एनर्जी की तो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जी को कोई और एनर्जी आप मत समझना, एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, वो भी इंक्रीज होंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, अच्छा कोलिजन की जगह आप लिख लो यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो हमने इतना बड़ा लिखा है इसको एक लाइन में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, तो ये वाला लिख लो, ऐसे भी अगर आप आंसर लिखते हो तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। बस करेक्ट वे आपको आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ता है, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलो
तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि हर 10 डिग्री राइज पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, जिससे इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएगी, जिसको बताया था बच्चों हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के द्वारा, मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से पहले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रफली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है एनर्जी, इधर मान लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कुछ ऐसा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मान लो ये T1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या शो करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। फिर आया T2। अब ये जो T2 है, ये T2 क्या है, T+10 डिग्री सेल्सियस, T+10 डिग्री। तो यहाँ पर इसे जब हम इंक्रीज करते हैं तो इतने जो ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ये जो और मॉलिक्यूल्स है ये भी आ गए, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर, देखो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर नंबर फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से क्या होगा कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी क्या हो गए, बढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, जिससे इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेंगे और रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हर उसमें क्या होता है, 10 डिग्री से क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, 10 डिग्री से इंक्रीज होता है। तो जो टेम्परेचर है, जो हमारा पहला टेम्परेचर है और जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, अगर उसके रेशियो की बात करें तो उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट से हम बता देते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज म्यू। ठीक है, वो क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो, जो हमारा ओरिजिनल मतलब जो हमारा पहले का टेम्परेचर है और जो हमारा 10 डिग्री इंक्रीज से टेम्परेचर है। ठीक है, वो क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट से हम उसको, रेशियो से हम उसको बताते हैं, मतलब रेशियो से बताते हैं और उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी हमने ये बात कर ली कि 10 डिग्री राइज पर रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डबल या ट्रिपल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो 10-10 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ेगा। तो हम इसको, एक को अगर हम कह रहे हैं T, एक हमारा T है, तो दूसरा क्या है, T+10। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, इसकी हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को थोड़ा यहाँ पर समझ रहे हैं। क्लियर है, चलो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। T+10 यानी कि टेम्परेचर जो पहले था +10 डिग्री सेल्सियस और आ गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने काफी डिटेल में डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। अब आप ना तो कंफ्यूज होगे ना तो आप इसको भूलोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन हमने देख लिया, K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT। इजी है ना, लिख सकते हो आप K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT, जहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, E है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, A क्या है हमारा आरएनएस कांस्टेंट और K क्या है, रेट कांस्टेंट। A इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आरएनएस कांस्टेंट। तो A क्या है, या तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल लो, आरएनएस कांस्टेंट बोल लो, E है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके लिए हम लिख सकते हैं ln K इज इक्वल्स टू EA माइनस RT प्लस ln A। यहाँ पर log K वर्सेस 1/T का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जिसकी स्लोप आएगी -EA/2.303, जो कि हमने बनाया भी है, पहले बनाया है ना ऐसे। तो इसकी स्लोप क्या आ गई, EA/2.303R। ठीक है, log K 1/3 का ग्राफ। अच्छा, इससे पहले भी हमने ग्राफ बनाया था, एक डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो, log बेस 10K अपॉन 1/T, तो क्या आ गया, स्लोप -EA/2.303R। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ आ रहा था, EA/2 पॉइंट माइनस में आएगा, ये माइनस ES, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। क्लियर है, तो फॉर्मूला आप नोट कर लो, बाकी ग्राफ भी नोट कर लो, पहले का भी नोट किया हुआ है तो तब रहने दे सकते हो, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो हमने देख लिया है, नोट कर लें, ग्राफ हमने बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एट टेम्परेचर T1 ln K1 इज इक्वल्स टू माइनस EA बाई RT1 प्लस ln A, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने लास्ट उसमें देख लिया था, यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक भी ये पूरा ही हमने, ठीक है, ये पूरा हमने अपने लास्ट, अभी जो इससे पहले स्लाइड देखी थी तो वहां पर ये फॉर्मूला हमने देखा था, log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है, T1 इंटू T2। क्लियर है? चलो, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने ये ऑब्टेन कर लिया, ये फॉर्मूला देख लिया। ये फॉर्मूला काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। कैटलिस्ट होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट हैविंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट हैविंग चेंज इन इटसेल्फ, यानी कि खुद में वो कोई भी चेंज नहीं करते। रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं बिना चेंज हुए, है ना, खुद चेंज नहीं होंगे। क्लियर? उसी को क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। बच्चों, नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं कैटलिस्ट। पहला पॉइंट है, कैटलिस्ट ऑल्टर रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ विद डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी। क्या देखा हमने कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को क्या करता है, ऑल्टर करता है। कैसे ऑल्टर करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके, ठीक है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है डिफरेंट। जैसे देखो यहाँ पर, चलो, तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, मान लो ये है हमारा ER, ये है हमारा EP, ठीक है, दो से समझेंगे इसको भी। यहाँ पर सेम ग्राफ बना देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये भी क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज किया, अब कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करेगा, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा। अगर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि कोई जिसको हम प्रॉपर कैटलिस्ट ही बोलते हैं, अगर हमने किसी अगर जब भी आपसे कैटलिस्ट कहा जाएगा, आप हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अलग अलग कैटलिस्ट हैं, तो आपको रखना है एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट, जिनको हम इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर कहा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। कैसे, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम देखें, ये क्या है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, अब एक्टिवेशन, इसने क्या किया, रिएक्शन के रेट को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया विद डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी।
अलग एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। क्या इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी चेंज होगा? कोई रिएक्शन थी ये, मान लो कोई भी रिएक्शन है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब हमने इसका रास्ता चेंज कर दिया, प्रोडक्ट अभी भी वही बनेगा, लेकिन रिएक्शन स्पीड अप हो गई, जल्दी बन जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, रेट बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, ठीक। वहीं अगर हमने नेगेटिव कैटलिस्ट यानी कि इनहिबिटर लिया है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से, ये क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को कम ही करेगा, है ना। रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा होगा, ये कम ही तो कर रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, ये है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तब आप समझ गए हो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या है और पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है। नेगेटिव कैटलिस्ट दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के रेट को चेंज कर रहे हैं, या हम कहें ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, दोनों ही एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक पॉजिटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट एक नेगेटिव पाथ। तो आप देख, पॉइंट ये है, कैटलिस्ट आल्सो चेंज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी चेंज करते हैं। अगला है, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा एच होता क्या है, ईपी माइनस टी आर, यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस, लेकिन चेंज केवल किसमें होगा, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी से कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।